वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने विद्युत धारिता के बारे में पढ़ा था। धारिता क्या है, मात्रा क्या है, वगैरह वगैरह। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे उसका अगला टॉपिक जो था किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा है क्या, क्यों उसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो ध्यान दो, आवेशित चालक मतलब चालक को आवेशित किया गया, क्योंकि ये लोहा है, इस पर कोई आवेश नहीं है। क्यों आवेश नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश। किसी चालक में, किसी पदार्थ में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो ये दोनों मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी चालक सामान्य अवस्था में परस्पर विद्युत उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। तो चालक है, चालक पर कोई आवेश नहीं है, उसको आवेशित करना है, क्योंकि टॉपिक हमारा है आवेशित चालक। तो चालक को जो आवेशित करोगे तो उस चालक को कुछ आवेश दोगे, तो आवेश देने में कुछ कार्य करेंगे ना, और किया गया यही कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो अभी हमने बताया कि कोई चालक है तो किसी भी चालक पर कुल आवेश का मान शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि उस चालक में जितनी मात्रा में धनावेश अर्थात प्रोटॉन होते हैं उतनी ही मात्रा में ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनावेश का परिमाण और ऋणावेश का परिमाण बराबर होने के कारण कोई भी चालक सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जब किसी चालक को आवेशित करोगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है आवेशित चालक, अर्थात चालक को आवेशित किया गया है, तो निश्चित तौर पर आवेशित करने में कुछ कार्य किया गया होगा, और किया गया यही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो लैंग्वेज लिख देते हैं, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित हो जाता है। ये तो परिभाषा हो गई। अब किसी चालक को आवेशित करने जा रहे हैं। अब इस बात को समझना, और यही बात समझना है इस फॉर्मूले को साबित करने के लिए, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यह चालक की स्थितिज ऊर्जा है। पिछले पाठ में भी हमने स्थितिज ऊर्जा निकाला था, वह दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा थी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पिछले पाठ में हम लोग वो अलग था, ये अलग है। वह दो आवेश जब है Q1 Q2, उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R, वो अलग टॉपिक था। यह आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। तो अब किसी चालक को आवेशित करेंगे तो पहली बात समझना है कि किसी चालक को अगर 10 कूलम्ब आवेश देना है तो एक बार में ही 10 कूलम्ब वह चालक आवेश ग्रहण नहीं करता, उस आवेश के छोटे छोटे भाग को वह ग्रहण करता है। तो जब आवेश का पहला भाग दीजिएगा तो शुरू में तो उस पर कोई आवेश नहीं है, बात समझिए। प्रारंभ में चालक पर कोई आवेश नहीं है। लैंग्वेज लिख देते हैं, आप भूल जाओगे। किसी चालक को एक बार में ही आवेश की संपूर्ण मात्रा नहीं दी जाती, बल्कि उसे आवेश के छोटे छोटे भाग करके
दिया जाता है। तो जब चालक को, जब ये सब लैंग्वेज में आपको लिखना है, जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया जाता है तो कोई कार्य नहीं किया जाता। क्योंकि अब सोचोगे पहला आवेश देंगे तो क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमने उसको कोई आवेश नहीं दिया है, अभी चालक पर कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं है तो चालक का विभव शून्य है, और चालक का विभव शून्य है तो क्या होता है, V बराबर W/Q, और W बराबर VQ। किया गया कार्य का व्यंजक विभवांतर गुणे आवेश। तो शुरू में तो V तो 0 है, तो जब V 0 है तो W भी 0 होगा। तो आवेश का पहला भाग जब दिए तो उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि चालक का विभव शून्य रहता है। ये बात समझ लेना है। आवेश का पहला भाग दिए तो उस समय कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि उस समय उसका विभव शून्य रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश का पहला भाग दीजिए Q1। अब चालक को Q1 आवेश दिया जाता है, जिससे उसका विभव V1 हो जाता है। चालक की धारिता C हो तो C बराबर Q1/V1, तो V1 बराबर Q1/C। एक कंसेप्ट नहीं निकला, एक फॉर्मूला हमारा ये निकला। अब चालक को हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और स्थितिज ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा के लिए हमें कार्य का व्यंजक प्राप्त करना होता है। कार्य निकालेंगे। अब चालक को अल्प आवेश dq दिया जाता है तो किया गया कार्य, अल्प आवेश देंगे तो कार्य भी अल्प होगा, और अल्प कार्य के लिए dw। कार्य बराबर अभी बताए थे, इलेक्ट्रिसिटी में आवेश देने में किया गया कार्य। बात समझिए। अब इलेक्ट्रिसिटी में आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो अभी बताए थे V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर VQ, विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर कितना है V1, और आवेश कितना दे रहे हो, अल्पावेश dq। तो dw बराबर V1 का मान Q1/C इंटू dq। ये हो गया अल्प कार्य। चालक को कितना आवेश देना है, तो मान लो चालक को Q आवेश देना है। अब चालक को संपूर्ण आवेश Q देने में, टोटल अब दे देते हैं, किया गया कुल कार्य। तो बाबू कुल के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल जब निकालना हो तो पूरा कर लेना। इधर कुल कार्य के लिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 इंटू dw। शुरू में चालक पर आवेश कितना था, 0, और अंत में आवेश, टोटल आवेश कितना कर देना है चालक पर, Q। तो अंत में Q आवेश कर देना है, और इधर कितना मान है, Q1/C इंटू dq। 1 इंटू dw का W हो जाएगा, और C तो अचर है, चालक की धारिता अचर, 0 से Q, Q1 इंटू dq। Q का पावर 1 है, आवेश के संदर्भ में समाकलन होना है, पावर 1 है। पावर का समाकलन कैसे करते हैं हम लोग, 1/C, पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे, जोड़ी गई राशि से भाग देंगे 0 से Q।
1/2। अब Q की जगह पर लिमिट, Q1 की जगह पर लिमिट Q, तो Q स्क्वायर बाई 2 माइनस Q1 की जगह लोअर लिमिट 0, तो कितना बचा? 1/c है ये, 1/2 Q स्क्वायर बाई c। कार्य का व्यंजक निकल गया, किया गया यह कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब यही चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं और ये हमेशा कार्य के बराबर होगा। हमारा कार्य कितना आया है? 1/2 Q स्क्वायर बाई c। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके कुछ अन्य रूप भी होंगे, इस फॉर्मूले के अन्य रूप भी हो जाएंगे, अन्य रूपों में भी बदल सकते हो। C बराबर Q बाई भी होता है ना, तो Q की जगह आप C भी लिख सकते हो। चलो Q की जगह C भी लिख दो, तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। Q की जगह क्या लिखना है? C भी, स्क्वायर है ना, बटा में C, तो U बराबर 1/2 C भी स्क्वायर। ये सबसे फेमस फॉर्मूला है, ये इसका फेमस रूप है। या एक और रूप आप बदल सकते हो, C की जगह Q बाई भी कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका? ये पहला रूप हो जाएगा, ये दूसरा रूप हो जाएगा, और तीसरा रूप U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C, Q बाई भी ना, एक कट जाएगा, U बराबर 1/2 Q भी ऊपर चला जाएगा। तो किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 Q स्क्वायर बाई C भी हो सकता है, 1/2 C भी स्क्वायर हो सकता है, 1/2 Q भी हो सकता है। अर्थात आवेश Q, धारिता C, विभव V, QC भी, इन तीनों में से कोई दो दिया रहे तो हम इन तीनों में से किसी रूप का प्रयोग करके उस चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक था कि के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ऐसे समझेंगे, दो आवेशित चालकों के बीच आगे पुनर्वितरण में का ह्रास ध्यान दीजिएगा। इस एक टॉपिक में 3-4 टॉपिक हैं जो अलग अलग करके शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। सभी टॉपिकों को बारी बारी समझते हैं। आखिर क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन समझ लें। दो चालक है, दोनों आवेशित है। चलिए फिगर में समझ लेते हैं। ये पहला चालक A हो गया, ये दूसरा चालक B हो गया। आवेशित है तो इन पर आवेश Q1, इसका आवेश Q2। जब आवेश दीजिएगा तो इनका विभव भी होगा V1 V2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। अब दो विभव हैं तो कोई ज़्यादा होगा कोई कम। चलो मान लीजिए V1 बड़ा है V2 से, मतलब चालक A का विभव ज़्यादा है और B का विभव कम। चलो इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। माना A तथा B दो चालक हैं जिन्हें क्रमशः Q1 तथा
Q2 आवेश दिया जाता है जिससे उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 हो जाते हैं। इनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 हैं। तो ये तो हमने फिगर के बारे में। आवेशों का पुनर्वितरण कब होगा? जब इनको जोड़ देंगे। जब इन चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच आवेशों का प्रवाह होने लगता है। प्रवाह होने लगता है। अब ये बात समझिएगा, जब इनको एक चालक तार द्वारा ऐसे जोड़ दिए तो आवेश का प्रवाह होने लगा। किधर से किधर आवेश जाएगा? तो आपको हमने पहले दिन पढ़ाया था कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो उच्च विभव V1 है तो इधर से इधर आवेश जाएगा, A से B में आवेश जाएगा, है ना? A से B की ओर। तो जोड़ने से पहले Q1 बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखना, Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो जब A से B की ओर आवेश का प्रवाह A से B की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। विभव समान न हो जाए। तो जब समान हो जाएगा, दोनों का विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। ऐसे उभयनिष्ठ विभव को माना यह उभयनिष्ठ विभव V है। तो V बराबर कुल आवेश बटा में कुल धारिता। ध्यान दो, ये C बराबर Q बाई V होता है ना, तो V बराबर Q बाई C। इस सूत्र से तो कुल आवेश, पहले पर आवेश Q1 था, दूसरे पर आवेश Q2 था, कुल धारिता C1 प्लस C2। V बराबर Q1 का मान देखो C1 V1, Q2 का मान C2 V2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ विभव निकालने का। यह उभयनिष्ठ विभव का अभिष्ट व्यंजक है। अभिष्ट व्यंजक है। आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके दो चालकों के बीच जब आवेश का पुनर्वितरण होगा, आवेश का प्रवाह होगा, तो किस उभयनिष्ठ विभव पर आकर आवेश का प्रवाह रुकेगा, इस सूत्र द्वारा वह उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हो। अब बात समझना, बोले ना कि इस टॉपिक में 3-4 टॉपिक, तो एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ उभयनिष्ठ विभव। ध्यान दीजिए, हमने क्या कंप्लीट कर लिया? उभयनिष्ठ विभव। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, इन दोनों चालकों को जोड़े तो किस चालक से किस चालक में आवेश गया? तो कहोगे निश्चित सर A से B में। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे कितना आवेश गया। इस दूसरे क्वेश्चन का जवाब अब तलाशते हैं।
चालक ए से बी में स्थानांतरित आवेश की मात्रा, मान लो डेल्टा क्यू आवेश किया। अब ये कैसे निकालेंगे? तो बात समझना, अपने पॉकेट से कुछ रुपए निकालकर हमने उनको दे दिया, तो कितना दिया इसका जवाब कैसे मिलेगा? मान लो देने से पहले 100 रुपये था, देने के बाद हमारे पॉकेट में 20 रुपया बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, देने से पहले इस चालक पर आवेश कितना था? Q1 100 रुपये थे, और देने के बाद 20 रुपये बचे हुए, तो कितना हमने आवेश दे दिया? 100 माइनस 20, 80 रुपया दे दिया। तो देने से पहले आवेश Q1 था, देने के बाद आवेश Q डैश, देने के बाद Q डैश का मान निकालेंगे, डेल्टा Q। Q1 का मान देखो समीकरण 1 में, Q1 का मान C1 V1 माइनस, देने के बाद धारिता तो वही रहेगी C1, और देने के बाद जब वितरण हो गया तो विभव उभयनिष्ठ विभव रहेगा, जोड़ दिए तो अंतिम में तो दोनों पर विभव एक ही रहेगा, चालक एक पर भी विभव भी होगा, चालक बी पर भी विभव भी होगा, तो यहां भी कर देना है। डेल्टा Q बराबर C1 V1 माइनस C1 V उभयनिष्ठ विभव, V का मान यहां देखो C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2, डेल्टा Q ले लो C1 प्लस C2, C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1, C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2, C1 स्क्वायर V1 कट गया, डेल्टा Q बराबर C1 C2 कॉमन कर लीजिए, V1 माइनस V2 बटा में C1 प्लस C2। ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि देने के बाद अब चालक पर आवेश कितना बचा यहां से निकाल सकते हो, और कितना आवेश दिया ए से बी में स्थानांतरित आवेश की मात्रा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब आओ अपने टॉपिक पर। इतना जानने के बाद मूल टॉपिक पर आते हैं। में आवेश गया, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, तो ये कह रहा है कि ऊर्जा का ह्रास होता है। ऐसा हम लोग करेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होता है। इसका मतलब, ह्रास का मतलब समझते हो? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जब दो चालक ए और बी जोड़ दिए तो उनकी ऊर्जा घट गई। उदाहरण के तौर पर इनको जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा 20 जूल, जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा 20 जूल और बी की ऊर्जा 30 जूल, तो कुल ऊर्जाएं कितनी? 50। जब दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद हमने निकाला तो इनकी ऊर्जा 40 जूल आई। ध्यान दीजिए, जोड़ने से पहले 20 और 30, पहले चालक का 20 दूसरे चालक का 30, 50 जूल। जब दोनों को तार द्वारा जोड़ दिए, ये दोनों एक हो गए मिलकर, अब इनकी कुल ऊर्जा 40 जूल। पहले 50 था, जोड़ने के बाद क्या हो गया? 40। तो बताओ ऊर्जा घटा कि बढ़ा? घटा, अर्थात जोड़ने से ऊर्जा का ह्रास होता है। तो चालकों को परस्पर जोड़ने से पूर्व उनकी कुल ऊर्जा E1 बराबर 1/2 भी निकाले थे। पहला चालक था C1 V1 स्क्वायर, दूसरा चालक 1/2 C2 V2 स्क्वायर। समीकरण 5 हो गया। ये जोड़ने से पुल हो गया। अब चालकों को परस्पर जोड़ने के बाद उनकी कुल ऊर्जा U2 बराबर
1/2 जोड़ दिए तो दोनों एक हो गए। तो पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, अब उनकी धारिता बिल्कुल C2। 1/2 CV स्क्वायर भी विभव, तो दोनों को जोड़ने के बाद कौन सा विभव? उभयनिष्ठ विभव भी होगा। तो 1/2 CV स्क्वायर, C हो जाएगा दोनों C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव भी। अब देखो, अब बात समझिएगा, हमें क्या साबित करना है? ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये देखो, जोड़ने से पूर्व की कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। इसको उदाहरण से फिर से समझिए। हम घर से मार्केट की तरफ गए, घर से निकले तो पॉकेट में 100 रुपए थे। मार्केट में गए, कुछ मार्केटिंग किए, कुछ सामान खरीदे, घर पर आए तो देखे कि 30 रुपये पॉकेट में बचा हुआ है। ध्यान दो, घर से निकलने से पहले कुल कितनी? 100 रुपये थे मेरे पॉकेट में, और घर पर आए तो कुल 30 रुपये बचे हुए हैं। तो बताओ, पैसे खर्च हुए कि आए? लेकर गए थे 100, बचे हुए हैं 30, तो निश्चित पर कहोगे कि ह्रास हुआ है, मनी लॉस हुआ है। तो ये कैसे निकाले, कितना लॉस हुआ है अगर पूछे तो 100 माइनस 30 70। तो जोड़ने से पहले ये, जोड़ने के बाद ये, मतलब जोड़ने से पहले की ऊर्जा ये अधिक है, ये कम। हमें साबित करना है समीकरण 5 बड़ा है, समीकरण 6 छोटा है। तो कैसे साबित करेंगे? दो राशियों में कौन, x y दो राशियां हैं, कौन बड़ी है कौन छोटी है, इस बात का पता करना हो तो आपस में घटा दो। अगर आंसर प्लस में आता है तो पहली वाली बड़ी थी, आंसर माइनस में आता है तो पहली वाली छोटी थी। तो इस बात का पता तभी चलता है जब उन दोनों को परस्पर घटा दिया जाए। इन 5 से 6 घटा दो। अगर आंसर प्लस में आए तो 5 बड़ा है, अगर आंसर माइनस में आए तो 5 छोटा है। तो चलिए, अब हम नहीं जानते हैं कि ऊर्जा का ह्रास हुआ है कि ऊर्जा का लाभ हुआ है। तो इसको हम लिखते हैं चालकों के ऊर्जा के मान में परिवर्तन। चेंज कितना आया? डेल्टा यू कहो इसको, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। अब इनको हम लोग घटाते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। U1 का मान 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डेल्टा U 1/2 कॉमन कर लीजिए, चलिए होल से कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा? C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव भी का मान अभी निकाले थे हम, क्या आया था भी का मान? भी का मान कितना आया था पिछले समीकरणों में देख लो, C1 प्लस C2 नहीं C2 V2 अब बटा में C1 प्लस C2 स्क्वायर है। चलो, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये देखो ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, एक यहाँ है यहाँ 2 है तो एक कट जाएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अब बटा में एक ठो बचा हुआ है C1 प्लस C2। डेल्टा U 1/2 एलसीएम ले लिया जाए, क्या एलसीएम हो जाएगा? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। बाबू C1 से गुणा करो, इसमें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसमें गुणा करो C1 C2 V2 स्क्वायर। C1 से हो गया, C2 से करो C1 C2 V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो गया। ये माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा हुआ है सामने, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। इसमें जो कटा उसको घटाओ, C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, क्या बचा?
डेल्टा यू 1/2। C1 C2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचा, यहाँ V1 स्क्वायर बचा, यहाँ V2 स्क्वायर बचा, और यहाँ -2V1 V2 बचा। अब बटा में C1 प्लस C2, डेल्टा यू 1/2 C1 C2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2। ये हमारा घटाव आ गया, ये घटाव आया। अब इस घटाव को सोचो, क्योंकि हमने बोला ना कि x माइनस वाई, दो को घटाव करके आंसर देखो प्लस में है कि माइनस में, तो यह प्लस में है कि माइनस में है, ये इसका निर्धारण कीजिए। तो व्यंजक है, कोई संख्यात्मक मान तो है नहीं, व्यंजक कैसे पता करें। अब देखो, किसी चालक की जो धारिता होती है ना C1 C2, ये कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं हो सकता। पहला, विभव ऋणात्मक हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन ये तो होल स्क्वायर है, तो अगर ये V1 माइनस V निगेटिव ही आता है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यह जो व्यंजक है वह धनात्मक है, यह व्यंजक धनात्मक है। ये तो क्लियर हो गया, धनात्मक है। इसका मतलब क्या है, अब समझो गणित। समीकरण 5 से समीकरण 6 घटा दिए, x से y घटा दिए, आंसर जो भी आए वो हमें मालूम है कि वह आंसर पॉजिटिव है। x माइनस वाई, एक्स और y के कुछ भी वैल्यू हो, x माइनस वाई किए और करने के बाद हमें मालूम चला कि आंसर जो है वह पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है। तो इसका अर्थ हम लोग क्या निकालेंगे कि x बड़ा था, y छोटा था, क्योंकि जब x माइनस वाई किए बड़ा से छोटा निकाल घटाते हैं तो ही हमारा व्यंजक धनात्मक आता है। अर्थात समीकरण 5 से समीकरण 6 घटाया हमने, आंसर धनात्मक आया। इसका मतलब समीकरण 5 बड़ा है, समीकरण 6 छोटा है। अर्थात जोड़ने से पहले ऊर्जा अधिक थी और जब जोड़ दिए तो ऊर्जा कम हो गई है। अर्थात जब दो चालकों को जोड़ेंगे तो आवेश का पुनर्वितरण होगा, एक चालक से दूसरे चालक में आवेश जाएगा और इस क्रिया में ऊर्जा की सदैव हानि होती है। अब यहां लिख देते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। कितनी हानि होती है ये कैसे निकालें, तो x माइनस वाई, यही ना ऊर्जा हानि हो गई। समीकरण 5 से 6 घटाए, जोड़ने से पहले ऊर्जा 100 जूल थी, जोड़ने के बाद की ऊर्जा 30 जूल है, तो कितनी की हानि हो गई, 100 माइनस 30, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, मतलब ये ऊर्जा हानि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया न्यूमेरिकल्स बनाते समय कि ऊर्जा हानि कितना हुआ ये निकालें, तुरंत इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। तो ऊर्जा हानि कितना हुआ, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2। इस सूत्र द्वारा हम लोग ऊर्जा हानि का मान निकालेंगे। एक बात और समझिएगा, ऊर्जा संरक्षण हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसमें क्या बोला गया था, ऊर्जा की न तो हानि होती है, ऊर्जा का न तो लाभ होता है। लेकिन ये थ्योरम तो कहता है कि ऊर्जा की हानि होती है। तो दो ही बात हो सकता है, या तो हमारा ये थ्योरम गलत है या तो वह सिद्धांत गलत है। तो न तो वो सिद्धांत गलत है न ये हमारा थ्योरम गलत है, दोनों प्रमाणित हुआ है। इसका मतलब हमारे सोचावट में ही कहीं दोष है। तो दोष क्या है कि जब दो चालकों को, आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी में जब दो तारों को जोड़ोगे तो इस संधि बिंदु पर जहां पर ये दोनों ज्वाइंट हुए थे वो तार थोड़ा गर्म हो जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, कभी देख इसको बात को समझना। इसीलिए कहा जाता है कि घर में जब वायरिंग हो ना तो ज़्यादा जोड़ नहीं रखने चाहिए,
क्योंकि वहाँ वो हीट करता है, गर्म होता है, तार को जलने की संभावना हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो सकती है, कम से कम जोड़ रखना चाहिए। तो ऊर्जा की ये जो 10% हानि हो गई वह कहाँ चली गई? तो वह इस तार की संधि पर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो गई। ऊर्जाओं का कुल योग नियत होता है, तो 10 जूल ये कम हुआ ना, तो 10 जूल किसी अन्य ऊर्जा में बदल गया। इस बात को जरूर इंडिकेट करिएगा कि ऊर्जा में यह कमी किसी अन्य ऊर्जा में बदल जाती है। इसको हम नोट भी कर देते हैं। ऊर्जा के मान में यह कमी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, अन्य भी हो सकता है, बदल जाती है। जब भी दो तारों को आप जोड़िएगा तो वहां पर कुछ ऊष्मा, गर्म हो, गर्माहट का एहसास ऊष्मा है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ये ऊर्जा की हानि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण भी सत्य हो जाता है और हमारा ये थ्योरम भी सत्य होता है। आज की क्लास में इतना ही। अगला टॉपिक अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।